स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 19 का जो एक नया सेशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स उसका आगाज करेंगे। गुज़श्ता सेशन में हमने तफसील से देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स किस तरह से होती हैं, कौन से स्टेजेस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम इसी तरह से एनिमल्स में फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से ऐसे मराहिल हैं कि जिससे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म गुजरता है और एक नया जानदार पैदा होता है। यहाँ पे जितनी भी स्टेजेस डिस्कस की गई हैं वो बहरहाल तमाम स्टेजेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तमाम जानवरों में काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, खासतौर पर जो मल्टी सेलुलर हायर एनिमल्स हैं उनके हवाले से। तो उसके लिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ चिक्स की भी बात की गई है, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस की बात की गई है। तो ये जितने भी मराहिल हैं जो जानदार की डेवलपमेंट और ग्रोथ को स्टडी करते हैं, तो ये खास किस्म के डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा नॉलेज है कि जिसमें जानदार की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को स्टडी किया जाता है। खास तौर पे जब एक फर्टिलाइज एग बनता है, एक जाइगोट होता है, और कौन से ऐसे मराहिल हैं कि जिन मराहिल से एक फर्टिलाइज एग गुजरने के बाद एक मुकम्मल और पेचीदा किस्म का इंडिपेंडेंट अपने पेरेंट जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऐसे तमाम मराहिल जिसमें एक फर्टिलाइज एग अपने पेरेंट्स की तरह का एक इंडिपेंडेंट जानदार बन जाए, तो ऐसे मराहिल की स्टडी का जो नॉलेज है उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट एक ऐसी तरतीबवार मराहिल की सीरीज है, लेकिन जो इरिवर्सिबल होती है, जो तमाम मराहिल जिनकी नाकाबिले वापसी हो, और हर मरहला जो है वो आने वाले मराहिल के लिए बुनियादी जो साजगार कंडीशंस हैं उनको भी कायम कर दे। और अगर जैसा कि अभी बताया कि क्योंकि तमाम जानदार कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसी वजह से इन जानदारों के अंदर जो बेसिक एम्ब्रियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो सबके अंदर तकरीबन सेम होती हैं। और इसी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी चेंजेस का यहाँ पे आपके सेशन में जिक्र किया गया है जो कि तमाम जानदारों में तकरीबन सेम है। वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट फॉर्मेशन के बाद जो स्पर्म और एग सेल्स बनते हैं मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन तमाम जानदारों में इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट के ऊपर, उनकी स्पीशीज के ऊपर। जैसा कि फिश है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, प्रो है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। जबकि उसके अलावा जो दूसरे हायर एनिमल्स हैं, जैसा कि वर्टिब्रेट्स में हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, मैमल्स की, तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम होती है एज इन देयर पेरेंट्स, जो कि उनके बावजूद या पेरेंट्स में होती है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं फर्टिलाइज जो एग सेल है या जो जाइगोट है। तो इसमें नंबर फर्स्ट पे है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है कि जिसमें जाइगोट डिवाइड करता है।
छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, एक मैसो सेल बन जाता है जिसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्लीवेज के नतीजे में एक मैसो सेल बनता है जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ब्लास्टोमियर में एक एब्रप्ट से चेंजेस आती हैं जिसमें लेयर्स बनती हैं, और इस लेयर्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जिसमें जर्म लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। उसके बाद है जब 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 जर्म लेयर्स बन जाती हैं, उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। सेल्स इस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, हैंड्स बनते हैं, लीवर बनता है, हार्ट बनता है। उसके अलावा उसमें जो है स्प्लीन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, ये प्रॉपरली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मुकम्मल हो जाती है तो वो एक तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म ही डेवलप हो जाता है। ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, उसके तमाम ऑर्गन डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उसकी डिफ्रेंशिएट होने के बाद अब क्या चीज़ रह जाती है? अब सिर्फ उसकी ग्रोथ रह जाती है। ग्रोथ का मतलब है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ अब जो है साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है, बॉडी के ऑर्गन्स के साइज इंक्रीज होते हैं, बॉडी का ओवरऑल साइज इंक्रीज होता है। और ये साइज इंक्रीज होने वाला जो प्रोसेस है, ये चाहे चिक्स है जो कि शेल एग के अंदर बन रहा होता है, या दूसरे एनिमल्स हैं जो कि मदर की यूट्रस में डेवलप हो रहे होते हैं, या फिर चाहे वो वाटर के अंदर डेवलप हो रहे हों। ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तकरीबन होता ही है। अगर ये ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज अटेन ना हो सके। तो ये की डेवलपमेंटल इवेंट्स हैं या की इवेंट्स हैं जो तमाम जानदारों के अंदर सिमिलर हैं या कॉमन है। जब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक, आपके सिलेबस में ही से इसलिए इंक्लूड किया गया है। एक तो ये कुछ आसान है एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से, दूसरे एनिमल्स की निस्बत, दूसरा इसको स्टडी करना आसान है कि इसको शेल एग में से फर्टिलाइज एग निकाल के तो उसको आप किसी ग्लास के पैनल के अंदर या ग्लास के बॉक्स में रख दें और उसको एक इंक्यूबेशन प्रोवाइड करें, और उसके ऊपर आप कैमरा लगा दें, और उस कैमरे के अंदर तमाम रिकॉर्डिंग होती रहेगी जितने भी इसके अंदर चेंजेस आएंगे। इस तारीख से 28 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है मुर्गी के अंडे का, जिसमें से मुर्गी के अंडे में से चूजे निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आप 28 दिन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप हर मरहले पे उसकी चेंजेस को स्टडी कर सकते हो कि किस तरह से सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, सेल्स फोल्ड होते हैं, सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं। अच्छा, इससे फिर डेवलपमेंट ऑफ चीज को स्टडी करने से आपको एक बुनियादी सा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से सेल डिफरेंशिएट होती हैं, किस तरह से ऑर्गन डेवलप होते हैं, और बॉडी फॉर्मेशन के जो फंडामेंटल प्रोसेस है वो कौन से हैं, और ये तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन है। अच्छा, चिक एग है। चिक एग में पता है, सबको पता है कि एक उसकी सफ़ेदी होती है, एक उसकी जर्दी होती है। जर्दी जिसे हम योग कहते हैं, योग के सराउंडिंग काफ़ी लेयर्स होती हैं। वो जो लेयर्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से सेक्रेट होती है, और मुर्गी में फर्टिलाइजेशन आमतौर पे इंटरनल होती है। और जो जैसे ही ये एग है ओविडक्ट से गुजरता है तो फीमेल बर्ड या मुर्गी की ओविडक्ट से उसमें जो शेल है वो रिलीज होता है, एग फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है। ओविडक्ट शेल ग्लैंड से जब गुजरता है तो शेल रिलीज करता है। शेल ग्लैंड को यूट्रस भी हम कह सकते हैं, मुर्गी की यूट्रस। अच्छा, जब मुर्गी अंडा दे देती है तो उस
में डेवलपमेंटल चेंजेस नहीं होती। डेवलपमेंटल चेंजेस रुकी रहती हैं, तब तक रुकी रहती हैं जब तक उस एग का टेम्परेचर उस मुर्गी की बॉडी टेम्परेचर के बराबर मेंटेन ना किया जा सके, जो कि तकरीबन 37 या 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर उसकी इंक्यूबेशन मेंटेन हो जाए, चाहे मुर्गी उसके ऊपर बैठ जाए या फिर उसको इंक्यूबेटर में रख दें। इंक्यूबेटर एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जो कि तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करती है एग्स को, और जिसके अंदर फर्टिलाइज एग्स की डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो 36 टू 38 है, ठीक अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है और तकरीबन 41st डे, सॉरी 21वें दिन वो अंडे से बाहर आ जाता है। अच्छा, सबसे पहला स्टेज है जो जायगोट बनने के बाद जो सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, उसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सर्कल दिखाए गए हैं, ये योक के ऊपर एक डिस्क मौजूद होती है। ये येलो कलर की योक है और उसके ऊपर ये ग्रे कलर की डिस्क पड़ी हुई है। ये जो डिस्क है, इसके अंदर सबसे पहले एक जो वर्टिकल डिवीजन स्टार्ट होगी, इसे हम क्लीवेज कहेंगे। वर्टिकल के बाद इसे के ऊपर एक और 90 के डिग्री पे पूरे क्रॉस लाइक डिवीजन होगी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी, ये भी क्लीवेज कहलाएगी। और इसमें बाद में मजीद क्लीवेज होती है कुछ इस तरह से। तो सेल्स जो इसका वो है, सेल्स वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि ये जो डिवीजन है ये इस डिस्क तक ही महदूद होती है। इस डिस्क तक ही महदूद होने की वजह से तो ऐसी डिवीजन को हम डिस्कॉइड डिवीजन भी कहते हैं। और ये एनिमल पोल भी कहलाता है जहाँ पे ये डिस्क लोकेट होती है, जहाँ पर ये स्मॉल डिस्कवरी होती है प्रोटोप्लाज्म की योक के ऊपर, तो इसको एनिमल पोल भी कहते हैं। तो इस तरह की डिवीजन को डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहा जाता है, जो कि डिस्क के ऊपर ही डिवीजन होती है। एनिमल पोल के ऊपर, एनिमल पोल पर जो डिस्क मौजूद होती है और डिस्क के ऊपर ही जितनी भी डिवीजन होती है, इसको डिस्कॉइडल डिवीजन भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें मजीद डिवीजन प्रोसीड होती है साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर। तो पहली दो डिवीजन तो वर्टिकल होती हैं, उसके बाद थर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल होती है, और इसको फिर ये बार बार इस तरह से होती है कि एक मैस ऑफ सेल बन जाता है इरेगुलर शेप का। ये लास्ट डायग्राम देखें, एक इरेगुलर शेप का ये बार बार डिवीजन से मैस ऑफ सेल बन जाता है। इस मैस ऑफ सेल्स को मरूला कहा जाता है। The cleavage results in the formation of a rounded, closely packed mass of ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर हर सेल को कहते हैं जो कि डिवाइड होकर बनता है। ब्लास्टोमियर हम हर उस सेल को कहते हैं जो कि जाइगोट से डिवाइड होकर बनता है। तो अर्ली स्टेजेस में ये जो मैस ऑफ सेल्स होता है या मैस ऑफ ब्लास्टोमियर होता है, इसको मरूला कहा जाता है। और इसमें तकरीबन एक या दो लेयर्स होती हैं, उनको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। मरूला के अंदर एक या दो लेयर्स होती हैं जिसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, जो योक के ऊपर ही भरी होती है। ब्लास्टोडर्म के सेंटर में सेल्स क्लियरली डिफाइन होते हैं, और जब इसके जो साइड्स के सेल्स हैं वो ज़्यादा डिफाइन नहीं होते, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो फ्लैटेंड होते हैं। जबकि सेंटर वाले जो सेल्स हैं वो ज़रा शॉर्टर होती हैं और उनकी शेप वाज़िया है, वो एक रेगुलर सी शेप होती है इसके मैसो सेल्स में या मरूला के जो सेंटर में जो सेल्स होते हैं। मेरा ख्याल है इसको हम आज के सेशन को यहीं तक क्लोज करते हैं। कुछ ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के हवाले से, कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। चलें इसको इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे ब्लास्टुला को। मरूला के बाद जो अगली स्टेज है वो बहुत ही शॉर्ट लिविंग होती है, उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला में ये है कि इसमें कैविटी बनती है, ब्लास्टुला की है, उसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं।
ये लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं। जो जर्म लेयर्स हैं उसमें जो ब्लास्टोडर्म है वो थोड़ी सेपरेट होती है। ब्लास्टोडर्म ये ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाती है और उसके नीचे ये ब्लास्टोसील कैविटी होती है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला कहते हैं। और ये इसके जो मार्जिनल सेल्स हैं, इसके जो साइड्स वाले सेल्स हैं, ये यहाँ से ब्लास्टोडर्म के सेल्स योग के साथ अटैच होते हैं। ये ब्लास्टोडर्म है और इसके साइड्स वाले सेल्स योग के साथ डायरेक्टली अटैच रहती हैं। जब ये सेंटर से ऊपर को उठ जाती है और इसके नीचे एक कैविटी बन जाती है, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं और ये इसका जोन ऑफ अटैचमेंट कहलाता है। तो डेट इज द ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला की स्टेज तक हम इसको रहने देते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से नेक्स्ट जो सेशन है उसको लेके चलेंगे। यहाँ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकता है या ग्रुप में ड्रॉप कर दे, ईमेल कर ले। तो कोई भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे शेयर की जा सकती है।